अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो इंडो पाक पार्टीशन पर एक सवाल है कि क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान अलग ना होते। क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया? अगर हाँ तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और नए आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम जानेंगे कि किन वजूहात ने मुसलमानों और हिंदुओं को अलहदगी तक पहुंचाया और इसके साथ तस्वीर का दूसरा रुख भी देखेंगे कि आज क्या सिनेरियो होता अगर पाकिस्तान और इंडिया एक मुल्क होते। तो आइए शुरू करते हैं उस वक्त से कि जब हिंदू और मुसलमान एक जान थे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर ब्रिटिश एम्पायर के साथ लड़े, जहां हिंदुओं की क़यादत रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और मुसलमानों की क़यादत बहादुर शाह जफर के ज़िम्मे थी। इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी ने ब्रिटिश एम्पायर को एक ज़बरदस्त सा झटका दिया, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू की। नाज़रीन, ये दरअसल हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी की शुरुआत की पहली कोशिश थी। 1867 में मुसलमानों की तरफ से सर सैयद अहमद खान की पेश की गई टू नेशन थ्योरी, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तख्लीक, 1909 के मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स और 1919 के मोंटेगू कैल्फ्रॉम रिफॉर्म्स थे। इस सब के बाद ब्रिटिश ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए और मजहब के नाम पर लोगों में तलखियां पैदा कर दी। अब दोनों मजहबों के दरमियान पॉलिटिक्स आ गई थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए लखनऊ पैक्ट साइन किया गया, मगर ऐसा होना अब कोई आसान काम नहीं था। 1925 में राष्ट्रीय सावंत सेवंत संघ RSS नामी एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उजागर होता है। इन लोगों के दिमागों में ढाला जाता है कि मुसलमान और ईसाई इनके दुश्मन हैं और ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेना। 1933 में चौधरी रहमत अली नाउ और नेवर नामी पैम्फलेट जारी करते हैं, जिसको पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस पैम्फलेट में पहली दफा 5 सूबों की शक्ल में पाकिस्तान की तख्लीक का जिक्र हुआ। 1930 में हिंदू पॉलिटिकल लीडर विनायक सावरकर और मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये रियलाइजेशन की कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी महज एक सोच है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन नहीं। ब्रिटिश एम्पायर के वाइस रॉय लिनलिंथगो, विंस्टन चर्चिल और वाइस रॉय वेवल ने भी पार्टीशन के हक में ख्याल जाहिर किए। साल 1946 के इलेक्शंस में कुछ कंडीशंस की वजह से सिर्फ 16% लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल थे। तो नाज़रीन, इससे यह भी कहा जा सकता है कि ये वोटिंग सिर्फ एलीट क्लास के लिए थी और आम लोगों को अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका ही नहीं मिला। मुस्लिम लीग ने इलेक्शंस में 425 सीट्स जीत ली और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन का एक पेचीदा सिलसिला मंजर को पहुंचा। यहाँ एक सवाल उठाया जा सकता है कि क्या यह पार्टीशन वाकई मजहब के बेस पे थी या इसमें सियासी लीडर्स और एलिट्स के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट शामिल थे। नाज़रीन, ये तो एक अलग डिबेट है, मगर इसके हवाले से अपने ख्यालात और तासरात को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब नजर डालते हैं दूसरे नजरिए पर कि आखिर क्या होता अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से जुदा ना होता। सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाली चीज आबादी होती। यूनाइटेड इंडिया की आबादी 1.8 बिलियन से ज्यादा होती, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता, जिसकी आबादी चाइना, अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक से भी ज्यादा होती। अगर हम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के आबादी को मिला दें तो इसमें मुस्लिम आबादी 600 मिलियन से भी ज्यादा होती। एक आज़ाद यूनियन जिसकी सरहदें चित्राल से लेकर चिटागोंग तक फैली होती और पूरे सब कॉन्टिनेंट को घेरे हुए एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर मुल्क होता। अगर ये पार्टीशन ना हुई होती तो हम बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स की जद में आने से बच जाते, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1965 की इंडो पाक वॉर, 1971 की वॉर और 1998 की कारगिल वॉर। और सबसे बढ़कर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स के बाइस कश्मीर इशू कभी भी उजागर ना हुआ होता। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए 90 बिलियन रुपीस लगा चुकी है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना होता तो 1 करोड़ों रुपए बचाए जा सकते थे जो मिलिट्री और वेपन्स पर लगाए जाते हैं, और इन पैसों को एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए लगाया जा सकता था। 1949 में चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वर्क फोर्स के साथ एक ऐसे मुल्क का तस्वर करें जिसमें एक वेस्टमिंस्टर तर्ज की कॉन्स्टिट्यूशन और एक बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो।
واضح طور پر یونائٹڈ انڈیا ایک ایسی طاقت ہوتا جس کا معاشی اور فوجی دونوں لحاظ سے شمار کیا جاتا۔ ذرا سوچئے کہ را اور ISI جیسی ایجنسیز مل کر ملکی دفاع کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آج کے دن چائنا کے پاس 21 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو آرمی ہے، جو کہ دنیا کی لارجسٹ آرمی ہے۔ اگر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تینوں ملکوں کی آرمیز کو اکٹھا کیا جائے تو یہ 24 لاکھ بنتی ہے، جو کہ چائنا کی آرمی سے بھی زیادہ تعداد میں ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یونائٹڈ انڈیا کے پاس دنیا کا لارجسٹ ڈیفنس سسٹم ہوتا۔ بات کریں اگر GDP کی تو انڈیا کی GDP 3.7 ٹریلین ڈالرز ہے۔ اس میں اگر پاکستان کی 1.2 ٹریلین ڈالرز اور بنگلہ دیش کی 1.3 ٹریلین ڈالر GDP ایڈ کر دی جائے تو یہ 6 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ بنتا ہے، جو کہ یونائٹڈ انڈیا کو دنیا کی تیسری لارجسٹ اکانومی بنا سکتا ہے۔ اگر سال 1947 میں یہ سلسلہ نہ ہوا ہوتا تو آج 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بھی غائب نہ ہوئے ہوتے، لاکھوں خاندان بکھرنے سے بچ جاتے، قریب 20 لاکھ لوگوں کی جانیں بھی نہ جاتی، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی تمام جنگوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ دونوں ممالک کے سیاسی لیڈرز تو اس یونٹی کے لیے کچھ خاص اقدام نہ اٹھا سکے، مگر یہ اب بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ ہم تک ہے کہ ہندو اور مسلم کے درمیان کا تنازع اتفاق اور دلی محبت سے ختم کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ وہ تھیوری ہے کہ جس پہ اگر عمل ہو جاتا تو یونائٹڈ انڈیا دنیا کی سپر پاورز میں سے ایک ہوتا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔